हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं लास्ट क्लास का जो टॉपिक था दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ मैंने आपको क्या बताया था? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होती है बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होती थी। यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बराबर थी। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। अब इसके बाद अब ये कहता है कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मतलब क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखते हैं और इसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू जो होती है इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। अब आती है यूनिट की बारी। सिंस हमने फॉर्मूला क्या लिखा है कि एफ जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की बराबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट को एक साइड ले आते हैं और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बेटा इसकी यूनिट बन जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनी? चार्ज के लिए कूलम, कूलम दो टाइम है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कूलम स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पर फोर्स के लिए हम यूज करेंगे न्यूटन, रेडियस के लिए हम यूज करेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस के लिए हमने क्या यूज करा बेटा? मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हमने इसको डिवाइड कर दिया तो वी विल गेट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट बनी यहाँ पर किसकी? एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बराबर बना। ओके, अब वैल्यू भी हो गई, इसको पता भी चल गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अब आती है वैल्यू। सिंस हमने k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किया था, यहाँ पर अगर मैं 4 पाई की जगह मैं अगर 3.14 पुट करता हूँ और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पुट करता हूँ, तो बेटा के की वैल्यू जो आएगी दैट इज 9 इंटू 10⁻9। और इसको और सॉल्व करके वैल्यू की यूनिट क्या बनती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है कितनी है? के की वैल्यू दैट इज 9 इंटू 10⁻9। और यहाँ पर मेरे पास जो यूनिट बनी वो किसके बराबर बनी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई होप यहाँ तक के की वैल्यू क्लियर हुई। अब इसके बाद एक होता है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और एक होता है टेस्ट चार्ज। क्या फर्क है इनमें? तो सबसे पहले सोर्स चार्ज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैं इस तरीके से Q से रिप्रेजेंट करूंगा। टेस्ट चार्ज की रिप्रेजेंटेशन जो है मैं Q नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इससे आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने चार्ज को पुट किया है। तो अब सोर्स चार्ज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमें हमें पता है कि एक स्पाइडर जो होता है, लेट अस सपोज ये कि मैं स्पाइडर ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये एक स्पाइडर है तो स्पाइडर अपना वेब खुद क्रिएट करता है, खुद बनाता है। क्या कोई इंसान वेब बनाता है? नहीं, इंसान अपना घर बनाता है। ठीक है, मकड़ी द्वारा दैट इज वेब, स्पाइडर के द्वारा अपना वेब क्रिएट किया जाता है। अच्छा, अगर इसके द्वारा जाला बनाया गया तो ये इसका खुद का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सोर्स कौन है इसके अंदर? दैट इज सोर्स चार्ज कौन है बेटा? Q। ठीक है, अब सोर्स चार्ज के द्वारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है दैट इज वेब बना है, तो ये सोर्स चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खुद बनाया है। अगर फिजिक्स के टर्म्स में बात करूं तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसके द्वारा बनाई गई हैं? सोर्स चार्ज के द्वारा दैट इज Q। अब एक होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? लेट अस सपोज वी हैव दिस रूम, दिस इज रूम नंबर 1। अगर ये एक रूम है, रूम नंबर 1, तो यहाँ पर मैं अगर एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ Q नॉट, तो Q नॉट की जो मोशन है उसका जो मैंने इसका रिजल्ट देखा इस रूम में रखने से, रूम नंबर 1 से, तो इसका फ्लो जो है ये ऊपर की तरफ है।
मैंने रिजल्ट नोट डाउन कर लिए कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है उसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, एक और अलग जगह पर ले गया, किसी डेप्थ में ले गया और वहां पर जाकर मैंने देखा कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका फ्लो इस डायरेक्शन में है। ये रिजल्ट भी मैंने रूम नंबर 2 में देखे। ठीक इसी तरह एक मैं किसी हाइट पर चला गया और उस हाइट को मैंने रूम नंबर 3 बोल दिया। मैंने देखा कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका फ्लो इस डायरेक्शन में है और मैं अगर अपनी स्टेट छोड़ के किसी दूसरी स्टेट में जाकर कम से कम 100 किलोमीटर दूर जाकर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। मैंने देखा कि टेस्ट चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में है। फिर मैंने क्या देखा कि यार ये जो टेस्ट चार्ज है, ये अगर इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो टेस्ट चार्ज का फ्लो जो है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर टेस्ट चार्ज का फ्लो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि इन सभी जगहों पर जिधर रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम 3 एंड दिस इज रूम नंबर 4 मैंने लिखा है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक फोर्स लग रही है जो टेस्ट चार्ज पर लग रही है। अब इस वाले रूम में, इस वाले स्पेस में जिस रीजन में ये रखा है, इस रीजन में कुछ ऐसी चीज है जिसके द्वारा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा। ई जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेस्ट चार्ज के। तो अगर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया ऑन कंबाइनिंग अबव, तो बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट E की बराबर है। अब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो बेटा यहाँ पर K लग जाएगा Q नॉट E। अब K जो है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने 1 पुट करी है। तो मेरे पास एक फोर्स निकल के आ जाती है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, Q नॉट इंटू E। ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स वो है जो एक टेस्ट चार्ज पर लग रही है। तो दिस इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है ये। ठीक है, तो अगर ये फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है दैट इज F इक्वल टू Q नॉट E, तो यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया कि ये F बाय Q नॉट की बराबर है। तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूंगा जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये होता है फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो आपको यहाँ से दो रिजल्ट मिलते हैं कि एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। क्या मेन डिफरेंस है कि सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खुद बनाता है, तो सोर्स चार्ज क्रिएट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम डिफरेंट रीजन्स में रखे, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है उसके बारे में पता करते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये कहता है कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो अगर मान लिया जाए ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस तरीके से है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस द्वारा बनाई गई हैं? ये एक सोर्स चार्ज द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर क्यू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? दैट इज सोर्स चार्ज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस सोर्स चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ये टेस्ट चार्ज भी रखा हुआ है दैट इज क्यू नॉट। अब सोर्स चार्ज से लेकर ये जो टेस्ट चार्ज तक का डिस्टेंस है लेट अस सपोज r। तो यहाँ पर जो क्यू नॉट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो है एक टेस्ट चार्ज। अगर ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जो किससे, दैट इज सोर्स चार्ज से किसी r डिस्टेंस है, तो इनके बीच में एक कूलम फोर्स लग रही है दैट इज k q q नॉट बाय r स्क्वायर। ओके, ये एक कूलम फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट हो रही है। ओके, अब आपको पता है एक टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स और लगती है, अभी पढ़ के आए हैं दैट इज क्यू नॉट ई। तो ये एक फोर्स है दैट इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अगर ये फोर्स टेस्ट चार्ज पर लग रही है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्यू नॉट ई इक्वल्स टू के टाइम्स क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब यहां से क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ जाता है दैट इज के की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया जो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। आई होप आज के लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज और परमिटिविटी के बारे में पता चला है। थैंक यू वेरी मच।